गुड मॉर्निंग दोस्तों एक बात हमेशा हमारे दिमाग में आती है कि चाइना इतना डेवलप्ड और शक्तिशाली हुआ कैसे, जबकि 1980 तक चाइना की इकॉनमी और जीडीपी दोनों हमसे काफ़ी ख़राब थी। और आज 40 साल बाद चाइना की इकॉनमी हमसे 4.60 टाइम्स ज़्यादा है, जबकि आज के समय हमारी इकॉनमी 3.202 ट्रिलियन की है, तो वहीं चाइना की 14.140 ट्रिलियन की है। तो दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस आया कैसे? आखिर वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी तो जो चाइना ने अडॉप्ट की, कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने लाए? तो दोस्तों बात करते हैं ज़रा इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रिपब्लिक बन गया था, वहीं हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। दोनों देश 1950 से डेवलपमेंट की ओर चल पड़े थे। चाइना माओ जेडोंग के नेतृत्व में, वहीं इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और उस समय भारत एशिया का लार्जेस्ट इकॉनमी हुआ करता था। माओ जेडोंग जो कि एक रेवोल्यूशनरी और दूरदर्शी लीडर थे, उन्होंने ही कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की थी। उनकी 1978 में डेथ हो जाती है। उसके बाद तो चाइना की स्थिति और बदतर हो जाती है। मेनली उस समय चाइना के पास दो प्रॉब्लम थी टैकल करने को। नंबर 1 एवर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, नंबर 2 अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। तो दोस्तों पहली पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों माओ जेडोंग के डेथ के बाद चाइना में नई लीडरशिप आई और उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। जैसे उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना शुरू कर दिया, मेनली कोस्टल एरियाज़ में, जिससे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजी हो सके। चाइना की कम्युनिस्ट रिजाइम ने फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो कि स्टेट के कंट्रोल में आते थे उनको फ्री कर दिया। वन चाइल्ड पॉलिसी लाई ताकि पॉपुलेशन बॉम्ब को समय रहते डिफ्यूज़ किया जा सके और पॉपुलेशन कम होने से पॉवर्टी भी कम हो सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 1960 और 70 के टाइम में इंडियन इकॉनमी 3.5% से बढ़ रही थी, वहीं उनकी पॉपुलेशन 2.5% इंक्रीज़ भी हो रही थी। और पॉपुलेशन इंक्रीज़ का मेन रीज़न इंडियन फैमिली का एक्सपेंशन, जो कि पुअर मेडिकल फैसिलिटी के कारण था। इजी लैंग्वेज कहे दोस्तों तो इंडियन वीमेन मिनिमम 3 to 4 चाइल्ड को बर्थ दे रही थी, क्योंकि 1 से 2 तो बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती थी, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ और लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते। तो दोस्तों सेकंड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने लगा था लाइट इंडस्ट्रीज़ पे। चाइना ने अपने आसपास इंडस्ट्री बनाने शुरू करी थी, लाइट इंडस्ट्री, ताकि इन्वेस्टमेंट कम लग सके लेकिन इंडस्ट्री ज़्यादा बन सके, जिससे कारण मिलियंस ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिली और उनकी परचेजिंग पावर और इकोनॉमिक स्टेटस दोनों इम्प्रूव हो सका। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गवर्नमेंट आपके आसपास कोई फैक्ट्री बना दे तो क्या होगा, आसपास के लोग उसमें जाएंगे, काम करेंगे, जिससे क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एक्सेट्रा। वही चीज़ चाइना ने किया। वही दूसरी ओर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद तक अपने जीडीपी का सिर्फ 3% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। और डेटा के अनुसार चलें तो इंडिया को मिनिमम 6.5% ऑफ अपनी जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करनी चाहिए थी, मगर हमने सिर्फ 3% किया। वहीं दूसरी ओर डेटा के अनुसार चाइना को 6.5% अपने जीडीपी पे खर्च करने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने 9% किया। दोस्तों देख सकते हैं आप कि चाइना ने अपनी प्रायोरिटी बहुत पहले से ही सेट कर रखी थी कि हमको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। और दोस्तों 2019 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें मिनिमम 7 to 8% अपनी जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना ही होगा, अगर हमें 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है तो। दोस्तों थर्ड पॉलिसी, सेक्टर अप्रोच। 1970 के दशक में दोनों देश इंडिया और चाइना के पास इकोनॉमिक एज वेल एज डेमोग्राफिक प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट करने को। चाइना ने पहले लाइट इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी, जिसमें उतना इन्वेस्टमेंट ना हो, कम इन्वेस्टमेंट में ही इंडस्ट्री बूस्ट कर जाए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइट इंजीनियरिंग जैसे उन्होंने बनाना शुरू किया। चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए, जिसका मकसद मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। इन जोन्स में चाइना ने काफ़ी फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी लाई, फ्रेंडली और बिजनेस ओरिएंटेड, जिससे कि बिज़नेस को बूस्ट मिल सके। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी इकोनॉमिक जोन्स बनाए, बट वो काफ़ी लेट बनाए। हमने इकोनॉमिक जोन्स काफ़ी लेट बनाना शुरू किया
और बात करें पॉलिसीज़ की, तो हमने अपने पॉलिसीज़ उन इकोनॉमिक जोन्स के अकॉर्डिंग नहीं बना पाए जिससे बिज़नेस को इतना बूस्ट मिल सके। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर चाइना की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे इंडियन कंपनी के कंपैरिजन में। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि चीप लेबर इंडिया और चाइना दोनों में आसानी से मिल जाते थे, बहुत चीप लेबर। लेकिन जो बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ थी वो चाइना के कंट्री में ज़्यादा थी, जिससे फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चाइना में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही लगा और चाइना उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया था। इंडिया ने भी इंडस्ट्री सेटअप की, मगर स्टार्टिंग में ही इंडिया ने हैवी इंडस्ट्री सेटअप की और उस समय हमारे पास इतने स्किल्ड लेबर नहीं थे जो उस टाइप की इंडस्ट्री को चला सके। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है वो इंडिया में काफ़ी स्लो आया, क्योंकि पहले हमने धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे हम लिटरेट हुए, उसके बाद जाके हमने उन हैवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। वही चाइना की बात करें तो चाइना ने हैवी इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं की, तो उसने पहले लाइट इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा था। दोस्तों, फोर्थ पॉलिसी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री पावर। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच 1962 में वॉर हुई थी, जिसमें चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्युपाई कर लिया था और उस समय अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट था। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया को एयरफोर्स को यूज़ ना करने का डिसीजन इंडिया के हार का मेन कारण था। चाइना ने दोस्तों स्टार्टिंग से ही अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया था, बट हमने अपने वेपन्स की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। बीते 10 से 15 साल में हमने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज़ करने में सोचा है और बीते 10 से 15 साल में हमने अपने जितने वेपन्स है उसको मॉडर्नाइज़ करने लगे हैं। बट चाइना ने अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज़ करना बहुत पहले से ही शुरू। दोस्तों, चौथी पॉलिसी है एनर्जी कॉन्शियसनेस। दोस्तों, चाइना ने बहुत पहले से ही कोल पेट्रोलियम को अवॉइड कर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एक्सेट्रा पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया था और आज चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है। वहीं अगर हम अपनी बात करें तो हम 85% ऑफ अपनी एनर्जी आज भी ऑयल और कोल से सेटिस्फाई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार चाइना के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक चार्जिंग पॉइंट हैं, जिसका रिज़ल्ट ये है कि चाइना में इतनी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी उधर का पॉल्यूशन लेवल हमसे काफ़ी कम है। दोस्तों, फिफ्थ पॉलिसी है वाटर वाइज। दोस्तों, इंडिया के पास 4 टाइम्स ज़्यादा फ्रेश वाटर है चाइना के कंपैरिजन में, बट हमारे लिए आज भी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम चाइना से ज़्यादा है। बिहार के कुछ पार्ट्स में पानी की काफ़ी शॉर्टेज है, जबकि बिहार में फ्लड्स हर एक साल आते रहते हैं। वाटर स्कैरसिटी से बचने के लिए चाइना ने अपने फार्मिंग कम्युनिटी को कम से कम वाटर यूज़ करने को इनकरेज किया हुआ है। इंडिया ग्राउंड वाटर निकालने में वर्ल्ड में टॉप पे आता है। एक स्टडी के अनुसार इंडिया जितना ग्राउंड वाटर निकालता है वो यूएस और चाइना के वाटर का वॉल्यूम है। इजी लैंग्वेज में कहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि हम जितना ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं वो चाइना और यूएस के कंबाइंड यूज़ के बराबर है। वहीं चाइना ने वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए बहुत तरह की पॉलिसीज़ बनाई है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री या कोई भी आदमी अगर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करेगा तो उसको गवर्नमेंट पेनलाइज्ड करेगी, उसको बहुत बड़ा अमाउंट फ़ाइन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और दोस्तों, हम जानते हैं हमारे देश में ऐसी कोई पेनलाइज्ड या फ़ाइन का सिस्टम नहीं है वाटर रिसोर्सेज के लिए। दोस्तों, हमें ये चीज़ चाइना सीखने की ज़रूरत है। हमें भी सेंट्रलाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए इस दिशा की ओर। तो दोस्तों, ये सारी पॉलिसीज़ थी, 5 अच्छे पॉलिसीज़ जो हमने डिस्कस की, जिसके कारण चाइना ये 40 ईयर्स में ही इतना लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, प्लस इतना हमसे हर एक चीज़ में आगे चला गया चाइना। इन सारी पॉलिसीज़ थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप करंट अफेयर और एडिटोरियल से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।